Hello friends, welcome to Zen Study. I'm Arpit, and in today's video I will be talking about a very important matter which is going to be picked up in the upcoming monsoon session of the parliament. And that important matter is the impeachment of a High Court judge, Justice Verma. जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत थे और मार्च और अप्रैल के महीने में ये वेकेशन के लिए गए हुए थे जब इनके घर में आग लग गई। आग में सब कुछ जला, इंक्लूडिंग हीप्स ऑफ कैश। अब सवाल ये उठता है कि ये कैश इनके पास कहां से आया इतना सारा, क्योंकि इनकी सैलरीज, डिसबर्समेंट वगैरह सब कुछ अकाउंट में होती है। क्या करप्शन का कोई मामला था? खैर, बिना इन्वेस्टिगेट किए कोई भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाह रहा। सबसे पहला स्टेप ये लिया गया कि जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर सीजीआई ने अपने ही अंडर एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करी। उस इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स में यह पता चलता है कि जस्टिस वर्मा वाकई में करप्शन में इन्वॉल्व थे। सीजीआई ने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हुए यह बोला कि जस्टिस वर्मा को इम्पीच किया जाए, क्योंकि जजेस के इम्पीचमेंट का प्रोविजन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में दिया गया है, उसमें यह बोला गया है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है टू इम्पीच द जजेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, दैट इज द फीचर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग थ्री आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का जुडिशरी के ऊपर कुछ ना कुछ चेक रहता है, जुडिशरी का लेजिस्लेचर के ऊपर कुछ ना कुछ चेक रहता है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के ऊपर कुछ चेक, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कुछ चेक, इस तरीके से चीजें चलती हैं और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का भी आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। तो उस फीचर के तहत हमारे पार्लियामेंट के पास अधिकार है और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लीड कर रहे हैं मिस्टर किरेन रिजिजू, और ये अपकमिंग मॉनसून सेशन से पहले ऑल पार्टी सपोर्ट गैदर कर रहे हैं कि भाई सीजीआई ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में ये ढूंढा है कि ये करप्ट है, इनको इम्पीच करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कानून के रखवाले नहीं हो सकते जो खुद ही करप्शन में इन्वॉल्व हो। जस्टिस वर्मा इंडिया के पहले जज होंगे अगर इंपीचमेंट मोशन पास हो जाता है टू बी इम्पीच्ड। इनसे पहले 3 अटेम्प्ट और हो चुके हैं, बट किसी अटेम्प्ट में जज ने पहले ही इस्तीफा दे दिया, किसी कोई इंपीचमेंट मोशन पास नहीं हो पाए। बट अगर ये इंपीचमेंट मोशन पास होता है तो जस्टिस वर्मा विल बी द फर्स्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू बी इम्पीच्ड। और इस प्रोसेस के लिए मिस्टर किरेन रिजिजू मोबिलाइज कर रहे हैं the collaboration, or I would say the effort, collective effort of all parties in the parliament, क्योंकि इस टाइप के मोशंस को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होगी। तो जस्टिस वर्मा अभी करंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। सीजीआई की उस इंक्वायरी कमेटी फॉर्म होने के बाद जब उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें जस्टिस वर्मा करप्ट पाए गए, तो जस्टिस वर्मा को ऑप्शन दिया गया कि भैया आप रिजाइन कर दो। इन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया और ये मजबूरन सीजीआई को फिर चिट्ठी लिखनी पड़ी टू प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर कि भाई इंपीचमेंट मोशन पास करना ही पड़ेगा। द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू पास दिस प्रोसेस इन द अपकमिंग मॉनसून सेशन इन अ बाईपार्टिसन एंड नॉन पॉलिटिकल मैनर। मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है उसकी ऑलरेडी फाइंडिंग है। बट यहां पर हमें देखना है कि क्या प्रोसीजर होगा किसी भी जज को इम्पीच करने का। अब यहां पर वो जज जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा, एंड ही वाज द फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट एंड करंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट जज। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही है, बट वहां पर कोई ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इनको कोई भी केस की सुनवाई वगैरह नहीं अलाउड है, बस ये वहां पर कार्यरत है। ठीक है। एंड ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन थ्रू एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि किसी भी जज को रिमूव कर दे। रिमूवल ऑफ जज का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वरना तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इनको निकाल सकता था। ठीक है। तो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियरली है, जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर किरेन रिजिजू एम्फसाइज दैट करप्शन इन द जुडिशरी ट्रांसेंड्स पॉलिटिकल डिविजन्स। अब
इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा लिटिगेंट हमारे देश में जो कोर्ट्स में केसेस होते हैं उसमें गवर्नमेंट होती है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स भी हो सकती है। तो हो सकता है कि भाई प्रीवियस गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो इसमें, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इन ब्राइबिंग द जजेस। तो हमें यह चीज बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए अगर हम अपनी पॉलिटी को मजबूत रखना चाहते हैं कि कम से कम ये चीज ना हो, बिल्कुल फेयर हो, बाईपार्टिसन हो, जो भी इंक्वायरी बैठे या जो भी डिसीजन लिया जाए। And therefore, he calls for a united parliamentary approach for this matter. And that is why he has been talking to political parties like Congress or CPI or BSP, or for that matter any political party which is having seats in the parliament. ठीक है? And it is going to be a rare and serious step reinforcing the message that judiciary integrity is paramount. तो अगर ये होते हैं इम्पीच, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जुडिशरी में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। ऐसा खुद के ही जुडिशरी के जो लोग हैं, जो हाईएस्ट लेवल पे है, सीजीआई वगैरह, वो ये चाहते हैं कि ये इम्पीच हो। तो ऐसा होना भी चाहिए, वरना लोगों का क्या कॉन्फिडेंस रह जाएगा जुडिशरी में। ठीक है, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि रिमूवल ऑफ जजेस कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट, बट वो किस तरीके से हो, क्या प्रोसीजर होना चाहिए फॉलो, वो लिखा है इंपीचमेंट मोशन अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। अब इस टाइप का अगर कोई भी मोशन होता है फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड अ हाई कोर्ट जज, वो पार्लियामेंट में टेबल होगा। A motion to remove the judge can be introduced in either house of the parliament. ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में हो सकता है या सिर्फ राज्यसभा में होगा, पहले किसी भी हाउस में हो सकता है इंट्रोड्यूस। और जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा के 100 एमपीज का उसको समर्थन होना चाहिए और राज्यसभा के 50 एमपीज का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। फिर उसके बाद स्पीकर के पास या फिर चेयरमैन के पास जाता है। अगर स्पीकर के पास गया, स्पीकर ने देखा कि भाई इसको एडमिट करना है नहीं करना है, अगर वो चाहे वो रिजेक्ट कर सकता है उसको एडमिट करने के लिए, स्पीकर या चेयरमैन। बट अगर स्पीकर ने उसको एडमिट कर लिया या चेयरमैन ने उसको एडमिट कर लिया, तो फिर उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन एक इंक्वायरी कमेटी को फॉर्म करता है। वो इंक्वायरी कमेटी 3 मेंबर कमेटी होती है। इस इंक्वायरी कमेटी में जो 3 मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ वन ऑफ द हाई कोर्ट्स, और तीसरा मेंबर होता है अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, अ रेप्यूटेड लीगल एक्सपर्ट। बट यहां पर देखो सिचुएशन ये है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप से एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करके निष्कर्ष निकाल चुकी है। दैट इंक्वायरी कमेटी वाज आल्सो हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो इंक्वायरी कमेटी अलग है। ये इंक्वायरी कमेटी अलग होगी जब ये इंपीचमेंट मोशन टेबल होगा, 50 एमपी राज्यसभा के या फिर 100 एमपी लोकसभा के इसको पास करते हैं, और अगर मान लो स्पीकर इसको एडमिट कर लेता है या चेयरमैन इसको एडमिट कर लेता है, उसके बाद जो इंक्वायरी कमेटी बनती है वो ये है। अब किरण रिजिजू को यहां पर यह भी कहना है कि एक तो इंक्वायरी कमेटी बन चुकी है जो अपनी फाइंडिंग्स भी दे चुकी है, और वो इंक्वायरी कमेटी भी वाज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट हैड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल। अब उस इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स को इस इंक्वायरी कमेटी से कैसे लिंक करना है, क्योंकि डबल डबल काम तो नहीं करेंगे ना। वो कह रहे वो देखेंगे, वो बाद का मैटर है, बट सबसे पहले सपोर्ट गैदर हो जाए। ठीक है, तो कमिटी इन्वेस्टिगेट्स चार्जेस, रिकॉर्ड्स एविडेंस एंड एग्जामिन्स विटनेसेस। वो ये सब काम कर चुके हैं वो वाली कमिटी, सुप्रीम कोर्ट वाली। अब यहां पर फॉर्मेलिटी के लिए अगर एक कमिटी और बननी होगी तो देखेंगे क्या होता है। फिर कमिटी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट होती है टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लोकसभा वाले ने फॉर्म करी है कमिटी तो स्पीकर, अगर राज्यसभा के चेयरमैन ने फॉर्म करी है तो चेयरमैन, इस कमिटी की रिपोर्ट जाएगी। और फिर उसके बाद वो जो मैटर होगा वो डिबेट होएगा इन द पार्लियामेंट कि भाई इसका क्या करना है। अगर वो कमिटी फाइंड करती है कि भाई नहीं है ये गिल्टी, तो भी डिबेट होएगी। फाइंड करते हैं ये गिल्टी, तो भी डिबेट होएगी, और फिर वोटिंग होएगी। ठीक है, वोटिंग स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये जो प्रेजेंट है ना, ये ज्यादा होने चाहिए एक्चुअली। ये जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला जो फिगर निकल कर आएगा,
ये फिगर दैट शुड बी मोर देन 50%। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लो 300 सीट्स हैं जिन पे वोटिंग होनी है, ठीक है, बट 300 में से सिर्फ 180 प्रेजेंट है। ठीक है, अब 180 में से वोटिंग हुई, 180 लोगों ने वोट किया। अब 180 लोगों में से 125 लोगों ने वोट कर दिया फॉर इंपीचमेंट। बट ये जो 125 है, ये 2/3 से तो ऊपर है। 180 का 2/3 होता है 120, राइट? अगर मैं कैलकुलेशन करूं, 180 को 3 हिस्सों में बांटूं तो 60 60 60 60 60 2/3 उठा लो तो 120 होता है। ये 2/3 से तो ऊपर है 125 जो फिगर है, अगर 180 लोग वोट कर रहे हैं। बट ये फिगर 125 टोटल सीट्स की 50% से भी ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन भी मीट हो। और टोटल सीट्स का 50% है 150। तो जी ये 125 मान्य नहीं होगा। मोर नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी प्रेजेंट टू वोट इन दिस रिगार्ड। और इसी के लिए किरण रिजिजू अभी ऑल पार्टीज के साथ मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब 50% से ऊपर, एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग शुड बी वोटिंग फॉर दिस। तो ये चीज बेसिकली हुई है, होती है, मतलब प्रोसीजर में ये चीज होती है। उस एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये पास हो जाता है इंपीचमेंट वाला, तो फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं तो फिर जजेस रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, वंस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास द इंपीचमेंट मोशन, भले ही एक में इंट्रोड्यूस हुआ बट दूसरे में भी सेम प्रोसीजर से पास होगा, 2/3 प्लस 50% वो होना चाहिए, कंडीशन मीट। फिर उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको पास कर देती है, अप्रूवल दे देती है, तो फिर वो जजेस इंपीच हो जाते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन जस्टिस वर्मा केस क्या है कि इन हाउस कमेटी ऑलरेडी बैठ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, वो सीजीआई ने ही उसको हेड किया था। अब उस कमेटी की फाइंडिंग्स यहां पर कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि दैट इज सेकेंडरी, बट वी आर फिगरिंग आउट हाउ टू डू दैट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म्स दैट इन्वेस्टिगेटिव कमिटी आफ्टर द मोशन इज एक्सेप्टेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो देखो क्या होते हैं, इन पे डिपेंड करेगा या फिर मिस्टर जगदीप ढांकर पे डिपेंड करेगा, जो हमारे वीपी हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन राज्यसभा है। ठीक है, एंड वो कह रहे हैं, मिनिस्टर रिजिजू कह रहे हैं कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिपोर्ट्स इज अ सेकेंडरी इशू, द प्राइमरी इशू इज टू गैदर सपोर्ट, ऑल पार्टी सपोर्ट फॉर इंपीचमेंट। क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि कोई भी जज इंपीच हुआ। बैकग्राउंड, मार्च 2025 में इनके घर में हीप्स ऑफ कैश पाया गया। जब आग लगी तो ये कैश भी जला, और इस कैश के जलने से बहुत सारे सवाल उठे। उन सवालों में से सबसे बड़ा सवाल था कि ये करप्ट है या नहीं है, और उस सवाल का जवाब सीजीआई द्वारा फॉर्म्ड इंक्वायरी कमेटी ने ढूंढ लिया कि ये करप्ट है। ठीक है, अब पार्लियामेंट की बारी है किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुआ, सीजीआई संजीव खन्ना ने रिपोर्ट किया और जस्टिस वर्मा को रिजाइन के लिए बोला पहले, जब वो इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स आई, बट उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया। तब सीजीआई ने प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को लिखा कि भाई इंपीचमेंट मोशन पास होना चाहिए इनके लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस क्या है फॉर इंपीचमेंट? आर्टिकल 124(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, और आर्टिकल 218 एक्सटेंड्स द सेम प्रोसीजर टू हाई कोर्ट जज फॉर रिमूवल्स। तो दोनों के ही रिमूवल, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, पार्लियामेंट के पास अधिकार है। हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। ग्राउंड्स क्या लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब प्रूव्ड मिसबिहेवियर तो यहां पर है, करप्शन इज मिसबिहेवियर, तो इस वजह से इनको वो फेस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करता है, और जुडिशियल मेंटेनेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी मेंटेन्ड है, बट अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। जुडिशरी कैन नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई मिसबिहेवियर हो रहा है तो पार्लियामेंट का बराबर चेक होना चाहिए कि जी ऐसे हो रहा।
ठीक है, अब इस टेबल में वो स्टेप मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक बार इसको पढ़ लेंगे। इनिशिएशन ऑफ मोशन, अगर लोकसभा में हुआ है तो 100 एमपीज का सपोर्ट चाहिए, राज्यसभा में हुआ है तो 50 एमपीज का सपोर्ट चाहिए। फिर मोशन हो जाता है एडमिट, इट इज एडमिट होगा या नहीं होगा, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। अगर एडमिट हो जाता है तो फिर इंक्वायरी कमेटी फॉर्मेशन, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस डिस्टिंग्विश्ड जूरीज द्वारा इंक्वायरी की जाती है। फिर उसके बाद कमेटी इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस गैदर होता है, एग्जामिन करते हैं विटनेसेस को। फिर रिपोर्ट सबमिट होती है टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसने वो कमेटी बनाई थी। फिर पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, मोशन डिबेटेड एंड वोटेड ऑन इन बोथ द हाउसेस। Special majority required, majority of total members plus 2/3 of the present and voting. This condition is required for these kind of provisions to be passed. और फिर presidential sanctions is the final step, final removal ordered by the president. ऐसे होता है। तो checks and balances in impeachment motion, thresholds high होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी जज के लिए impeachment motion introduce कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इंक्वायरी कमिटी जो फॉर्म होती है, that committee ensures फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो वो चीज होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए कि भाई जजेस ही हैं तो जजेस के फेवर में वो दे दें। बाई कैमरल पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक स्क्रूटनी, दोनों ही हाउसेस से पास होना है और सेम मेजॉरिटी से पास होना, ठीक है। और रिमूवल ओनली इन सीरियस केसेस, सीरियस प्रूवन केसेस इज इंश्योर्ड, ऐसे नहीं कि किसी को भी कर रहे हैं। अब हिस्ट्री में मैंने बोला कि 3 जजेस के लिए इंपीचमेंट मोशन की बात हुई। जस्टिस वी रामास्वामी 1993 में करप्शन एंड मिसकंडक्ट, इंपीचमेंट मोशन फेल हो गया था इनका। जस्टिस सौमित्रा सेन 2011 में फॉर मिसबिहेवियर रिजाइन्ड बिफोर मोशन वोट, एंड जस्टिस दीपक मिश्रा 2018 एलिज्ड मिसबिहेवियर, मोशन रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। तो एक ने रिजाइन कर दिया पहले ही 2011 में, बाकियों के इंपीचमेंट मोशन थे वो फेल हो गए। बट जस्टिस वर्मा का केस अलग है क्योंकि यहां पर सीजीआई पहले ही एक इंक्वायरी बिठा चुके हैं, इंक्वायरी कमेटी फॉर्म कर चुके हैं जिसने फाइंड किया है कि ये करप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हुई हैं पहले से ही कि जजेस को क्या क्या फ्रीडम है इन द पब्लिक डोमेन। उनको जुडिशियल डिग्निटी को प्रिजर्व करके रखना है, बायस और पार्शियलिटी अवॉइड करनी है, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी, पब्लिक में जाकर कुछ भी ऐसे कमेंट नहीं पास कर देने हैं, जब तक केस कोई सब जुडिस हो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना पब्लिक में जाकर। इस टाइप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और देखो, जैसे जजेस मस्ट अवॉइड पब्लिक कमेंट्स ऑन ऑनगोइंग केसेस, पॉलिटिकल और पार्टिसन स्टेटमेंट्स, पार्टिसिपेशन इन कंट्रोवर्शियल फोरम्स और इवेंट्स, ये सब नहीं करना चाहिए जजेस को, उन रूल्स में लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ स्टर्न व्यू ऑफ जजेस हु वायलेट दीज नॉर्म्स। और जैसे कि CS कर्नन केस था, ये 2017 के आसपास हुआ। ये जस्टिस CN कर्नन ने बहुत सारे जजेस, चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाए थे फॉर करप्शन, मिसबिहेवियर, और वो सारे इल्जाम बेबुनियाद निकले। तो इनको बेसिकली स्टर्न वार्निंग वगैरह दी गई कि भाई आप ऐसे पब्लिक में किस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट द लॉज, अगेंस्ट द रूल्स, यू शुड अवॉइड डूइंग इट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज रिलेटेड इस केस से है। अब इस केस से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी और न्यूज़पेपर्स में आएगी, आई होप आप अब उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला ही है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा zen स्टडी फाउंडेशन कोर्स के साथ आ रहा है जिसमें फुल सिलेबस कवरेज, बेसिक से लेके एडवांस तक, मेंटरशिप, 24/7 सपोर्ट रहती है, ये कहीं पे भी नहीं है। एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस में आप पढ़ेंगे, एंड सबसे बड़ी बात है, इट इज हाईली रीजनेबल, 9,999 रुपीज ओनली। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो चीजें मेंशन है यहां पर उससे कई ज्यादा मिलेगा। So, stay tuned, guys. Keep supporting us, keep believing in us, and most importantly, keep believing in yourself. So, this is it from my end. Keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste. Jai Hind.